दोस्तों, चंद महीनों बाद गुजरात में चुनाव होने वाले हैं। लोगों की निगाह है कि क्या सातवीं बार बीजेपी वहां सरकार बना पाएगी। बीजेपी इसके लिए जी तोड़ कोशिश कर रही है। वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी जी तोड़ मेहनत में लगी है। लेकिन लोग जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसी कौन सा रसायन है बीजेपी के पास कि वो लगातार 1995 से अब तक 27 साल से लगातार जीतती आई है। तो इसके पीछे दोस्तों वही कारण है जो दूसरे राज्यों में होता है। मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश और बिहार जातिवाद के मामले में भले ही बदनाम हों, भले ही इन राज्यों में कहते हैं कि लोग जातिवाद के आधार पर वोट करते हो, लेकिन गुजरात में भी बहुत गहरे तक जाति की जड़ें हैं। बल्कि यूं कहे कि बिहार और उत्तर प्रदेश से पहले जातिवाद ने कदम गुजरात में रखा था 1980 में, जब माधव सिंह सोलंकी 1980 में खाम थोरी लेकर आए और इसी थोरी की बदौलत कांग्रेस 1985 और 80 में चुनाव जीती। खाम थोरी क्या थी? खाम थोरी में जो कॉम्बिनेशन कांग्रेस ने बनाया था उसमें हरिजन जो 7% है, मुस्लिम जो करीब 9 से 10% है, आदिवासी जो करीब 16 से 16% के करीब है और क्षत्रिय जो करीब 16% है। इन तमाम जातियों को जोड़कर एक कॉम्बिनेशन बनाया था जो लगातार कांग्रेस के काम आता रहा। लेकिन 1990 के बाद ये कॉम्बिनेशन ख़त्म हो गया, कमज़ोर हो गया और इसी वजह से कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई। इस कॉम्बिनेशन को कैसे कमज़ोर किया बीजेपी ने? इसके पीछे उसकी जो रीच थी वो जनरल जातियों में और पाटीदार समुदाय में उसने अपनी पैठ बहुत बेहतर तरीके से बनाई। पाटीदार गुजरात की स्वर्ण जाति में आती है, लेकिन 16% आबादी है। ये कृषक भी है, व्यापारी भी है और कामगार भी है, यानी तीनों समुदाय में इस जाति का बोलबाला है। सबसे रिच है ये। सूरत में हीरे के व्यापारी है तो सौराष्ट्र में बड़े भूमि के मालिक हैं, यानी किसान हैं। इस जो जाति में बीजेपी की बहुत अच्छी पैठ है और इसी वजह से पिछले दिनों जो बीजेपी ने अपना सत्ता परिवर्तन किया था, मंत्रिमंडल को हटाया था, मुख्यमंत्री को हटाया था और पाटीदार समुदाय के व्यक्ति को ही फिर से सत्ता सौंप दी थी। तो इसी वजह से कि 16% पाटीदार बीजेपी का वोट है वो कहीं छिटक ना जाए। दरअसल कांग्रेस भी इस जातिवाद को पिछले 2017 के चुनाव में और इस चुनाव में जातिवाद की परिपाटी पर ही चल रही थी। आपने देखा होगा कि 3 जो युवा थे कांग्रेस के साथ, अल्पेश ठाकर, जिग्नेश मेवानी और हार्दिक पटेल, वो सब जातीय कॉम्बिनेशन था, पाटीदार, ओबीसी और दलितों का। लेकिन हार्दिक पटेल थोड़े दिन पहले ही कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जा लिए, जिसकी वजह से कांग्रेस की जो अप्रोच है, कांग्रेस की जो ताकत है वो कमज़ोर हुई थी। दरअसल गुजरात में दोस्तों 52% ओबीसी जाति है, सबसे ज़्यादा जाति ओबीसी है। लेकिन दिक्कत यहाँ पर यह है कि ओबीसी जाति बटी हुई है, सामूहिक रूप से नहीं है, सामूहिक ताकत नहीं है। 20 से 22% कोली है, जो उत्तर प्रदेश में कोहरी कहते हैं, जिनके रामनाथ कोविंद कोहरी समाज के अध्यक्ष थे। वो उत्तर प्रदेश में जो दलित है वहाँ पर ओबीसी जाति में है। ठाकुर करीब 20% है और इसके अलावा 10% के करीब अलग अलग जाति हैं, धोबी है, तेली है, दर्जी है, अलग अलग जातियों के लोग हैं। 7% के करीब दलित समुदाय। दलित राजनीति इतनी ताकतवर नहीं है जैसी अन्य राज्यों में। इसकी वजह यह है कि करीब दलित 7% है। हाँ, सबसे ज़्यादा एसटी समुदाय के करीब 15% आदिवासी समुदाय यानी एसटी समुदाय के लोग यहाँ पर हैं। और भारतीय ट्राइबल जो पार्टी है उसके 2 लोग जो थे पिछले 2017 के चुनाव में जीते भी थे, जिससे आम आदमी पार्टी ने गठबंधन भी किया था। लेकिन कुछ दिन पहले ही जो भारतीय ट्राइबल पार्टी है उसने इस गठबंधन को तोड़ दिया। यानी करीब 27% जो सीटें हैं वो रिजर्व है एसटी कम्युनिटी की, और एसटी कम्युनिटी जनरली कांग्रेस के साथ जुड़ा रहा है और अब तक जुड़ा हुआ है। पिछले 2017 के चुनाव में भी इन 27 सीटों में से 15 सीटें कांग्रेस जीतने के लिए जीती। उससे पहले साल 2012 में भी, पहले चुनाव में 2012 में 15 सीटें जीती और 2017 में भी। बीजेपी ने 2017 में 9 सीटें जीती, 2012 में 10 सीटें जीती। ट्राइबल पार्टी ने पिछले साल 2 सीटें जीती थी, एक अन्य ने जीती थी। अभी भी जो एसटी कम्युनिटी में कांग्रेस की काफ़ी अच्छी पैठ है। जातिवादी के मामले में अगर देखें तो सौराष्ट्र सबसे जातिवादी इलाका गुजरात का माना जाता है। यहाँ 54 सीटें आती हैं, 54 में से 30 सीटें कांग्रेस ने जीती थी। लेकिन जो बीजेपी के पास जो कॉम्बिनेशन है, बड़ा तबका जो है
ओबीसी जातियों का, वो नरेंद्र मोदी में अपने आप को देखता है। भले ही वो दर्जी, सुनार, तेली अलग अलग जाति के समूह हों, लेकिन उनको लगता है कि ओबीसी समूह का एक व्यक्ति मुख्यमंत्री बना और आज इस देश का प्रधानमंत्री है। इसीलिए मोदी मैजिक कहा जाता है। बड़े जो ओबीसी लीडरशिप को वो एक साथ जोड़ लेते हैं। जनरल बनिया, ब्राह्मण, कायस्थ, ये करीब 5% लोग हैं, इनका भी समर्थन जनरली बीजेपी के साथ जाता है। तो ये एक महत्वपूर्ण चक पाटीदार, जनरल और ओबीसी की कुछ जातियाँ जो बीजेपी के साथ हैं, और इस जाति समूह को, इस रसायन को बनाने में संघ ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है पार्टी के साथ साथ। संघ अंदर खाने एक तो उन तक उनका ओबीसी जाति और उनका जो प्रतिनिधित्व देते हैं, उनको सरकारों में साझीदार बनाते हैं। जैसे मैंने बताया पाटीदार का अभी भी जो है सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व गुजरात सरकार में है। साथ ही उन तक हिंदुत्व की जो हिंदुत्व का जो मैसेज है वो पहुंचाने का काम संघ करता है। यानी विकास और हिंदुत्व दोनों का जो घोल है वो लगातार बीजेपी को इन जातियों में सर्वोपरि बनाए हुए हैं, और इसी वजह से लगातार 6 बार बीजेपी जीती और 7वीं बार कमर कस रही है। हालांकि बीजेपी पिछले 1-1.5 साल से चुनावी मूड में है। लगातार ग्राउंड पर वो काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री वहाँ पर प्रवास कर रहे हैं, अमित शाह लगातार हर वीक जा रहे हैं। अब आपने देखा होगा कि अरविंद केजरीवाल जा रहे हैं, तमाम लोग कोशिश कर रहे हैं। ये मूवमेंट अभी बढ़ा, लेकिन अगर ग्राउंड की बात करूं तो बीजेपी लगातार चुनावी मैदान में है। और बीजेपी के बारे में ये कहा जाता है कि बीजेपी कभी भी अपने विरोधियों को कमज़ोर नहीं समझती। वो हर वक्त हर चुनाव को बहुत सीरियस लेती है, और इस चुनाव को भी, भले ही वो लगातार 6 बार सत्ता में हो, 7वीं बार सत्ता में आने के लिए वो बहुत ही मेहनत और सीरियसनेस के साथ काम कर रही है। और इसी वजह से बीजेपी अपने आप को ताकतवर महसूस करती है और पाती है। कांग्रेस का जो कॉम्बिनेशन था जो 1990 के बाद कमज़ोर हुआ, हालांकि मुस्लिम वोट बैंक उनके साथ लगातार है 9 से 10%, लेकिन जो 1990 के दशक में एसटी एससी को जोड़ने की कोशिश की थी, एक कॉम्बिनेशन बनाया था, इनको एक साथ लाने का, गठजोड़ बनाने की कोशिश की थी, लेकिन ये बन नहीं पाया। 1990 के बाद ये कमज़ोर होता चला आया। एक और बात है, ओबीसी जाति में अगर क्षत्रिय समाज की बात करें जो 16% है, 16% क्षत्रिय समाज जो है वो जनरल में भी है और कुछ जाति ओबीसी में है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, दरबार और वाघेला समुदाय जो है क्षत्रियों का, वो स्वर्ण जाति में कहला जाता है। वहीं परमार और ठाकुर वो ओबीसी जाति में। लेकिन अगर कोई दरबार खड़ा होता है तो परमार उसको वोट दे देगा क्षत्रिय एकता के नाम पर। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि गुजरात में किस तरह से सामाजिक, राजनीतिक और जातीय ध्रुवीकरण है। लेकिन ये ध्रुवीकरण इतना साफ नहीं है जितना साफ आपको बिहार और उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। आपको एक उदाहरण से दिखा देता हूँ। कोली जाति ओबीसी में भी है और दलित कम्युनिटी में भी है, लेकिन कोली के लिए इतना ही सफिशेंट है कि उसके नाम के पीछे कोली लिखा हो। जैसे मैंने उदाहरण दिया कि किस तरह से क्षत्रिय समाज के लोग ओबीसी में भी हैं और जनरल में भी है, लेकिन वो जातीय एकता के नाम पर एक साथ आ जाते हैं। यानी जो स्पष्ट विभाजन आपको यूपी बिहार में दिखाई देगा वो गुजरात में नहीं दिखाई देगा। लेकिन हाँ, जातीय जड़ें सबसे पहले गुजरात में आई थी और जाति के आधार पर वहाँ पर भी वोटिंग होती है। लेकिन संघ और बीजेपी ने जिस तरह से ओबीसी जातियों में सेंध लगाई है, जनरल उनके साथ है, और विकास और हिंदुत्व का जो कॉम्बिनेशन एक साथ लेकर वो लगातार चल रहे हैं, वो उनकी वहाँ पर सबसे बड़ी ताकत बनी हुई है। कांग्रेस जिस कॉम्बिनेशन को लेकर चली थी वो लगातार एक साथ नहीं इस कॉम्बिनेशन को लेकर चल पाई। नरेश पटेल को जिस तरह से लाने की कोशिश की जा रही थी वो कोशिश भी सफल नहीं हुई। इस वजह से कांग्रेस वहाँ पर कमज़ोर दिखाई देती है। तो मैं समझता हूँ कि आपके समझ में ये कॉम्बिनेशन, वहाँ की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति आपको ज़रूर समझ में आ गई होगी। आप क्या समझते हैं ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना। नमस्कार।